हेलो एवरीवन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा तो तीनों काम एक साथ कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्ट मेनली ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है उसी के रिगार्डिंग है ये हार्मोन। तो आप समझ जाइए कि इसका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। तीनों वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक है सोल, एक है स्टीरॉन और एक है सोन, याद रखना। सोर्स ऑफ सिक्रीशन की बात करें, चलिए, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड मेनली बाय जोना फेसिकुलेटा। तीन लेयर होती थी, जोना, ग्लोमेरुलेसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेटा। तो फेसिकुलेटा से क्या निकलता है? आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और जोना रेटिकुलेटा से आपका निकलता था क्या? सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, रेटिकुलर, जोना रेटिकुलर जिसका नाम था। ठीक, A small quantity of glucocorticoid is also secreted by zona reticularis, यानी थर्ड वाली लेयर से भी थोड़ा बहुत निकलता है, जिससे सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल गिवन इन फिगर नंबर 17.6। अभी देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे उसको, फिगर को कैसे सिंथेसिस होता है। केमिस्ट्री ऑफ हाफ लाइफ की बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर C21 स्टीरॉइड्स, यानी हैविंग 21 कार्बन एटम्स। किसके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं इसकी चेन में? 21। हाफ लाइफ इज 70 to 90 मिनट्स। कितनी है हाफ लाइफ? 70 to 90 मिनट। एंड दैट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉन इज 50 मिनट। कॉर्टिकोस्टेरॉन की कम होती है। हाफ लाइफ ऑफ कॉर्टिसोन इज नॉट नोन, इसकी पता नहीं। डेली आउटपुट एंड प्लाज्मा लेवल की बात करें तो डेली आउटपुट एंड प्लाज्मा लेवल गिवन इन द टेबल देख लेते हैं। यहां पर कॉर्टिसोल जो है डेली कितना निकलता है? डेली आउटपुट है 10 माइक्रोग्राम, जबकि इसकी प्लाज्मा लेवल कितनी होती है? 13.9। जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉन की मैं बात करूं तो कॉर्टिकोस्टेरॉन डेली आउटपुट कितना है? 3। और प्लाज्मा लेवल की बात करूं तो 0.4। ठीक है, तो ये हमारे मेन पॉइंट है, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन में कितना आउटपुट है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन इज मोर पोटेंट एंड इट हैज 95% ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। कॉर्टिकोस्टेरॉन इज लेस पोटेंट। ठीक है, तो यहां पर दो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा? कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसको कॉर्टिसोल को हाइड्रोकॉर्टिसोन भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा पोटेंट है, 95% एक्टिविटी यही करता है, बाकी बचे कुछ ही कॉर्टिकोस्टेरॉन करता है। चलिए देखते हैं, देखिए, है ना, शोइंग ओनली ठीक है, देखिए, शोइंग ओनली 4% ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, जबकि कॉर्टिसोन जो है वो केवल 1% एक्टिविटी करता है, सिक्रेटेड इन मिनट क्वांटिटी। मिनट्स के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ये रिलीज होता है। इसका 1% एक्टिविटी रहती है। क्या फंक्शन है अभी तक नहीं पता, है ना। मेन फंक्शन अब तक इसका रहता है कॉर्टिसोल का। ठीक है, कॉर्टिसोल का, कॉर्टिकोस्टेरॉन का बहुत कम है, कॉर्टिसोन का कम है, कॉर्टिसोल का मैक्सिमम है 95% के आसपास। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, क्योंकि मेन हमारे एनर्जी सोर्स कौन सी है? ग्लूकोज ही है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसका सिंथेसिस, कॉर्टिसोल बनता कैसे है, ये भी हमें डिस्कस करना था। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल इसका बेस है, आपको पता है, कार्बन 21 लंबी चेन है। तो कोलेस्ट्रॉल पर कौन काम करता है? कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज, और इसको क्या बना देता है? प्रेग्निनोलोन। ये प्रेग्निनोलोन पर एक और एंजाइम काम करता है और ये बना देता है इसको 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन। फिर इस पर एक और एंजाइम काम करता है, इससे बनता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। और फाइनल क्या बनता है इससे? 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल। और फाइनली एक और एंजाइम की एक्टिविटी के बाद बन जाता है कॉर्टिसोल। लेकिन इस कॉर्टिसोल के बनने से पहले जो 17
प्रोजेस्टेरॉन वाली स्टेज है। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन वाली जो स्टेज है, इस पे कौन आकर जुड़ता है, इससे प्रोजेस्टेरॉन भी आकर जुड़ता है। और एक और फैक्टर होता है P450C17, ये दो फैक्टर्स आकर इससे जुड़ते हैं, तब जाके ये इसको कन्वर्ट करा के बनाते हैं 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल, जो कि फाइनली बनता है कॉर्टिसोल। इतना डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इसका रॉ मटेरियल क्या है। इसका रॉ मटेरियल है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन लाइक एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल इज एसेंशियल फॉर लाइफ बट इन डिफरेंट वे। एल्डोस्टेरोन इज लाइफ सेविंग हार्मोन, दोनों में फर्क है, वो लाइफ प्रोटेक्टिंग है, ये सेविंग है। एल्डोस्टेरोन इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन वेयर कार्टिसोल इज लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। एक सेव करना लाइफ को और एक प्रोटेक्ट करना, दोनों में अंतर होता है, ये आपको क्लियर है। इट हेल्प्स टू विदस्टैंड द स्ट्रेस एंड ट्रॉमा इन द लाइफ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड वाटर, चारों पे इफेक्ट रहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। दीज हार्मोन ऑल्सो शो माइल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट, और इसका इफेक्ट कैसा होता है, माइल्ड लेवल का मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये किस पर काम करता है, देखो वाटर पे भी इफेक्ट कर रहा है ना। रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक्सपोजर टू इवन माइल्ड हार्मफुल स्ट्रेस आफ्टर एड्रिनलेक्टोमी लीड्स टू कोलैप्स एंड डेथ। किसी के एड्रिनल ग्लैंड निकाल दीजिए और उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस दे दीजिए या कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए उसकी लाइफ में, तो उससे उसकी डेथ हो जाएगी, उसको विदस्टैंड ही नहीं कर सकता उसकी बॉडी, ठीक है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या असर है इसका। तो देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय 2 वे, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर फ्रॉम अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन से कन्वर्ट करना, ग्लूकोनियो वर्ड आ जाए मतलब अमाइनो एसिड, ठीक है। नियो मतलब किसी न्यू सोर्स से अदर देन ग्लूकोज, तो उसका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एनहांस द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स पर्टिकुलरली ऑफ द मसल, यानी लीवर के बाहर के सेल्स में उसको ब्रेक करवाएगा। इट फॉलोड बाय रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड इनटू सर्कुलेशन फ्रॉम ब्लड। अमाइनो एसिड एंटर्स इनटू द लिवर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नंबर 2, by inhibiting the uptake and utilization of glucose by peripheral cell. This action is called anti-insulin action और glucocorticoid। और क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसको, सेल अपने यूटिलाइजेशन के लिए जिस ग्लूकोज को बाइंड करता है अपने साथ, अपने अंदर लेता है, ठीक है। पेरिफेरल सेल जो होते हैं उनको ये स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये काम कौन करता था, इंसुलिन करता था भाई। इंसुलिन तो लेके जाकर सेल को देता था, और ये क्या, ये सेल को लेने ही नहीं दे रहा, ये वापस ला रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट कैसा है, एंटी इंसुलिन एक्शन है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया एंड एड्रिनल डायबिटीज। तीनों कंडीशन है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोसूरिया हो जाएगा, मतलब यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा, और एड्रिनल डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन कॉज हाइपोसिक्रीशन hyposecretion of these hormones called hypoglycemia and fasting during adrenal insufficiency will be fatal। अब ऐसे केस में ऐसे पेशेंट अगर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाए या वो फास्ट रख लें तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू अ ग्रेट एक्सटेंट रिजल्टिंग इन डेथ, है ना। दो कंडीशन में ऐसा हो सकता है, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए और फास्टिंग की कंडीशन हो जाए, तो ये इनसफिशिएंटली प्रोड्यूस होगा, तो ब्लड ग्लूकोज ही नहीं होगा, तो फिर फाइनली क्या होगा, बॉडी ब्रेकडाउन पे जाएगी। सेकंड इज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रमोट द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ता है, कैटाबॉलिज्म मतलब किसी को तोड़ना, यानी डिक्रीज इन सेल्यूलर प्रोटीन, इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ अमाइनो एसिड एंड इंक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट इन द लीवर। बिल्कुल जैसा कार्बोहाइड्रेट के साथ हुआ वैसे ही इसके साथ होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बाय फॉलोइंग मेथड, किस किस तरीके से करता है कैटाबॉलिज्म, बाय रिलीजिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम बॉडी सेल एक्सेप्ट लीवर सेल इनटू द ब्लड, है ना। एक्सेप्ट यानी लीवर सेल की प्रोटीन को नहीं लेता ये, बाकी आपकी मसल वगैरह की प्रोटीन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। बाय इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड बाय हेपेटिक सेल फ्रॉम ब्लड। इन हेपेटिक सेल्स द अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, that is called gluconeogenesis. Thus glucocorticoid cause mobilization of protein from tissue other than liver. In hypersecretion of glucocorticoids,
देयर इज एक्सेस कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन रिजल्टिंग इन मस्कुलर वेस्टिंग एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। और ऐसे लोगों के अंदर क्या होगा, मसल वेस्ट होने लगेगी अगर हाइपर सीक्रेट होने लगेगी हार्मोन, और क्या होगा, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, यानी बॉडी में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में आने लगेगी ना, जब प्रोटीन टूटेगी NH3 है ना, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल ज्यादा रिलीज होंगे। ठीक, फैट पर क्या असर देखने को मिलेगा ये भी देख लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट एक्शन ऑन इन द बॉडी। एक्शन ऑफ फैट, मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, यानी एडिपोज टिश्यू से मोबिलाइज कराएगा। इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इन द ब्लड, बढ़ा देगा ब्लड में कंसेंट्रेशन। इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी, और फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बना के प्रोड्यूस करने लगेगा बॉडी के लिए। ठीक है, अब देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एट द सेम टाइम द हार्मोन मोबिलाइज फैट एंड मेक फैटी एसिड अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। तो उल्टा काम होता है, ग्लूकोज को रिटेन करेगी बॉडी और फैट को यूज करेगी, बाई विच एनर्जी इज लिबरेटेड। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज, इट इज कॉल्ड कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। Hypersecretion of glucocorticoid cause an abnormal type of obesity by increasing the deposition of fat in certain areas like abdomen, chest, face and buttock। ये चार जगह पर हाथ पैर पतले होंगे ऐसे इंसान के, केवल पेट निकला हुआ होगा, चेस्ट पर फैट हो सकता है, फेस पर हो सकता है और बटक पे, ये चार जगह पर फैट इकट्ठा होगा, एक मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा हाइपर सिक्रेशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से। ठीक है, वाटर मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा, मिनरल मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा, बोन पर क्या इफेक्ट होगा, मसल पर क्या इफेक्ट होगा। अब आप देख सकते हैं ना, पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट रहता है इन हार्मोन्स का। चलिए वाटर पे देख लेते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस बाय एक्सीलरेटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। द एड्रिनल इनसफिशिएंसी कॉज वाटर रिटेंशन एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन आफ्टर इनटेक ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। बॉडी क्या करेगी, वाटर को रिटेन करा लेगी। दूसरा, मिनरल पे क्या असर होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एनहेंस द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड लेसर एक्सटेंट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, यानी सोडियम का रिटेन कराएगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराएगा। दस हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉल्ड एडिमा कॉज एडिमा, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलिमिया एंड मस्कुलर वीकनेस। Glucocorticoid decrease the blood calcium by inhibiting its absorption from the intestine and increasing its excretion through urine। तो देखिए डिक्रीज कर देगा किस पर, कैसा इफेक्ट है, कैल्शियम पर, और किसका रिटेंशन बढ़ा देगा, सोडियम का, और एक्सक्रीशन किसका बढ़ा देगा, पोटेशियम का। तो ये इस तरीके के इसके इफेक्ट है, इसीलिए इसको बोला जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाला इफेक्ट इसके पास होता है। यही मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन में हमने देखा था, यही चीज हमें यहां देखने को मिल रही है। बोन पर क्या इफेक्ट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन, यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब बोन की रिमॉडलिंग होगी, बोन को क्लास्टिक मतलब डैमेज करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, एंड इनहिबिट बोन फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी न्यू बोन फॉर्मेशन को तो ये रोकेगा, और कैल्शियम का क्या करा रहा है, एक्सक्रीट आउट करवा रहा है, कैल्शियम के लेवल को हटा रहा है, इसीलिए क्या होगा, कैल्शियम को रिलीज कराएगा बोन्स में से। सो इन हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑस्टियोपोरोसिस है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स कैसी हो जाएंगी, पोरस, है ना, सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी सी, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि उनमें से कैल्शियम निकल निकल के भाग जाएगा। ऑन मसल, मसल पे क्या इफेक्ट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इन मसल, सो द हाइपर सिक्रेशन कॉज मस्कुलर वीकनेस ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटीन। ब्लड सेल पे क्या इफेक्ट रहेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग इस्नोफिल बाय इंक्रीजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इस्नोफिल इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। तो किनको डैमेज करता है जनरली, ये इस्नोफिल्स को डैमेज करता है। These hormones also decrease the number of basophil and lymphocyte and increase the number of circulating neutrophil and RBC and platelet। और किनको बढ़ा देता है ये, सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल को, आरबीसी को और प्लेटलेट्स को। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनके नंबर्स को क्या करेगा, नंबर को इंक्रीज करा देगा, केवल तीन को, न्यूट्रोफिल, आरबीसी और प्लेटलेट, बाकी के नंबर को घटा देगा, जैसे ब्रेसोफिल और ईस्नोफिल एंड
लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये इस तरीके का डुअल इफेक्ट रहेगा इसका अलग अलग सेलों पे। ऑन वेस्कुलर रेस्पॉन्स, वेसल्स पर क्या रहेगा? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रिक्शन एक्शन ऑफ एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन। In adrenal insufficiency, the blood vessels fails to respond to adrenaline and noradrenaline, leading to vascular collapse। ठीक है, यानी इनके एक्शन के लिए आपको इनकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। CNS पर क्या इफेक्ट रहेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। Insufficiency of this hormone cause personality change like irritability and lack of concentration. Sensitivity to olfactory and taste stimuli increase the adrenal insufficiency। ठीक है, तो olfactory यानी सूंघने की और टेस्ट की हमारे जो स्टिमुलस हैं वो बढ़ जाते हैं, ये भी एड्रिनल इंसफिशियंसी को बताता है। परमिसिव एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, परमिसिव एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड refers to execution of action of some hormones only in presence of glucocorticoids। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक तरीके के मास्टर हार्मोन की तरह भी काम करते हैं कुछ हार्मोन्स के लिए, जो तभी परमिट करेंगे जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उनको परमिट करेगा, तभी वो अपना एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रेजेंस होनी जरूरी है। जैसे कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन, लाइपोलाइटिक इफेक्ट ऑफ कैटिकोलेमाइन, वेस्कुलर इफेक्ट ऑफ कैटिकोलेमाइंस, वासोडाइलेटर इफेक्ट ऑफ कैटिकोलेमाइंस। तो ये सारे फंक्शंस को करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होना चाहिए, इसके बिना ये पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी हमने वेसल्स पर भी पढ़ा था अभी पीछे कि वेसल पर एड्रेनालाइन नॉन एड्रेनालाइन तभी काम करेंगे, है ना, कैटिकोलेमाइंस तभी काम करेंगे जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वहां प्रेजेंट होगा, अदरवाइज वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, देखिए रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से रेजिस्टेंस दिलाता है। ठीक है, एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल, इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ ACTH हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी विच टर्न इंक्रीज द ग्लूकोकॉर्ट सिक्रीशन। द इंक्रीज इन ग्लूकोकॉर्ट लेवल इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन एज इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या कर देता है? इंक्रीज करा देता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लेवल को in condition of stress। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एनहेंस द रेजिस्टेंस बाय फॉलोइंग वे, किस किस तरीके से करता है? नंबर 1, इमीडिएट रिलीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम टिश्यू टू लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस विच आर एसेंशियल टू विदस्टैंड द स्ट्रेस। पहली बात, रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर एनर्जी ड्यूरिंग स्ट्रेस। Enhancement of vascular response to catecholamines and fatty acid mobilization action of catecholamines which are necessary to withstand the stress। And fourth है prevention of severity of other changes in the body caused by stress। तो ये इन तरीकों से enhance करता है। पहला समझ में आ गया आपको, immediate release and transport of amino acid from tissue to liver for synthesis of new protein and other substance which are essential for withstand the स्ट्रेस से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, हमारी क्या इम्यूनिटी बढ़ती है उससे, उस प्रोटीन से। ठीक है, दूसरा फैटी एसिड को रिलीज कराता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बने सेल में, और वेस्कुलर रेस्पॉन्स को बढ़ा देता है। किसके लिए? कैटिकोलेमाइंस के एक्शन के लिए, क्योंकि उसका वेस्कुलर इफेक्ट भी था कैटिकोलेमाइंस का। फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन करा देता है, मतलब लाइपोलाइटिक इफेक्ट बढ़ा देता है कैटिकोलेमाइंस की तरफ से। ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट बढ़ा देता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस को झेलने की जो हमारी ताकत है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, है ना, इन्फ्लामेशन के खिलाफ क्या इफेक्ट है इसका? तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब अगेंस्ट द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज लोकलाइज्ड प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड बाय इंजरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। व्हेन द टिश्यू इज इंजर्ड बाय मैकेनिकल और केमिकल फैक्टर, सम सब्सटेंस आर रिलीज फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। These substance produce series of reaction of the affected area। और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? अफेक्टेड एरिया में क्या रिलीज होंगे? लोकलाइज रिएक्शन हमारा जो शो करती है बॉडी, उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, ये सब आता है इन्फ्लामेशन में। ठीक, देखिए इन्फ्लामेशन को किस तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी है। नंबर 1, केमिकल सब्सटेंस सच एज हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ब्रेडिकाइनिन विच आर रिलीज फ्रॉम द डैमेज टिश्यू कॉज वासोडाइलेशन एंड एरिदीमा। एरिदीमा मीन्स रशिंग ऑफ ब्लड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन और अफेक्टेड एरिया। तो क्या कराएगा? वासोडाइलेशन करा देगा, है ना।
क्या कराता है वासोडाइलेशन, हमारी ये हिस्टामिन है, सीरोटोनिन, इनका काम क्या है बॉडी में डैमेज टिश्यू के आसपास क्या कराना है, वासोडाइलेशन। फ्रॉम ब्लड मैनी ल्यूकोसाइट पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट इनफिल्ट्रेट द अफेक्टेड एरिया, क्योंकि इनके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है दोनों के पास, ठीक है। ल्यूकोसाइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, ठीक है। वासोडाइलेटर सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन ओजिंग आउट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ब्लड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। Coagulation occurs in the interstitial fluid because of the fibrinogen and other protein which are leaked out from the blood. Finally, coagulation की वजह से क्या होगा, फ्लूइड के जम जाने की वजह से वहां पर इंटरस्टिस पे एडिमा occurs in that area which may be non-pitting type. Non-pitting type मतलब जिसको आप प्रेस करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगी, बिल्कुल ठोस होगी, ठीक है। एक पिटिंग टाइप होती है जिसमें आप उसको प्रेस करते हो तो वहां गड्ढा बन जाता है, वो पिटिंग टाइप होती है बिकॉज ऑफ हार्ड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। Glucocorticoids prevent the inflammatory reaction even if inflammation has already started. The glucocorticoid cause an early resolution of inflammation and rapid healing. Glucocorticoid prevent inflammatory changes by following methods. कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो प्रिवेंट करता है, उसको देखते हैं। By inhibiting the release of chemical substance from damaged tissue and thereby preventing vasodilation and erythema, यानी सीरोटोनिन और ये हिस्टामिन को रिलीज ही नहीं होने देगा। Causing vasoconstriction, क्योंकि वो वासोडाइलेशन करा रहे थे, ये क्या करेंगे, वासोकंस्ट्रिक्शन थ्रू परमिसिव एक्शन ऑफ कैटिकोलेमाइन। किसकी हेल्प लेते हैं, कैटिकोलेमाइन। आपको पता है कैटिकोलेमाइन का वेसल पर इफेक्ट कब होता है, जब उसको परमिशन किससे मिलती है, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, ठीक है। दिस ऑल्सो प्रिवेंट रशिंग ऑफ ब्लड टू द इंजर्ड एरिया, डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा। जो ऊपर पॉइंट पड़े हैं ना अभी हमने 4-5, उन सबका उल्टा ही करता है ये। इनहिबिटिंग द माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इनटू द अफेक्टेड एरिया, जबकि वो क्या कराते थे, माइग्रेशन कराते थे। सप्रेसिंग द टी सेल एंड अदर ल्यूकोसाइट सो दैट देयर इज रिडक्शन इन द रिएक्शन ऑफ टिश्यू व्हिच एनहेंस द इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, और इनके रिडक्शन करा देता है इनके मोड ऑफ एक्शन में, जिसकी वजह से इंफ्लेमेटरी प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। एंटी एलर्जिक एक्शन क्या है इसका, वो देख लेते हैं। Corticosteroids prevent various reaction in allergic conditions such as in case of inflammation. Inflammation के केस में करता है ये, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा एंटी एलर्जिक, जैसा इन्फ्लामेशन में करता है वैसे ही एंटी एलर्जिक करता है, क्योंकि एलर्जी के केस में भी हमारे बॉडी से क्या निकलते हैं, ल्यूकोट्रिन्स, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये सब रिलीज होते हैं, तो उनको बिल्कुल उसी तरीके से मोड ऑफ एक्शन है जैसा इन्फ्लामेशन में। इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट है ना, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। Glucocorticoids suppress the immune system of body by decreasing the number of circulating T lymphocyte. It is done by suppressing proliferation of T cell and lymphoid tissue, lymph nodes and thymus. Glucocorticoids also prevent the release of interleukin 2 by T cell. तो किसको रिलीज होने से रोकता है, इंटरल्यूकिन 2 को, जो टी सेल से रिलीज होता है, ठीक है। सप्रेस कर देता है उसकी एक्टिविटी को, उसके प्रोलिफरेशन को। तो इस तरीके से अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी को ये क्या करेगा, सप्रेसिव इफेक्ट रहेगा। Thus हाइपर सिक्रीशन और एक्सेस यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज द इम्यून रिएक्शंस अगेंस्ट ऑल द फॉरेन बॉडी एंटरिंग द बॉडी। इट लीड्स टू सीवियर इन्फेक्शन कॉजिंग डेथ। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम यूज कर लें एक्सटर्नली या बॉडी बहुत ज्यादा बनाने लगे तो डेथ का एक रीजन होता है सीवियर इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी एकदम से बहुत कमजोर हो जाती है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस विच आर कॉमन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कॉज रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर जो रिजेक्शन होता है ट्रांसप्लांटेड टिश्यू का, उसका रीजन क्या है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। लेकिन उस टी लिम्फोसाइट के रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उससे उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। सेम इफेक्ट वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बॉडी पर करता है। So hence glucocorticoids are used to suppress the immunological reactions because of their immunosuppressive action. तो किसका इंजेक्शन लगाया जाता है ज्यादातर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों को थोड़ा सा हाइजीनिक कंडीशन में रखना होता है, क्योंकि अगर मान लो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो या तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी और आप उससे बच गए तो बॉडी पे कोई दूसरा इन्फेक्शन जब तक अटैक कर देगा, ठीक है ना। मोड ऑफ एक्शन देखें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंड विद द रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स which activate DNA to form mRNA. mRNA cause synthesis of enzymes which alter the cell function. तो ये आपको पता है स्टीरॉयडल हार्मोन की तरह ही एक्ट करते हैं ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी, ठीक है।
नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन. एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन बाय सिक्रेटिंग ACTH. ACTH सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस थ्रू CRF यानी कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और फैक्टर भी लिखा रहता है कई बुक्स में, ACRF या CRF भी बोल देते हैं कॉमन. ठीक है, तो ये इसको रेगुलेट करते हैं. अब यहाँ पर इंटीरियर पिट्यूटरी का रोल क्या है, इसमें हमें ACTH को पढ़ना है क्योंकि ACTH ही वो हार्मोन है जो इससे काम करवाता है. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से. तो यहाँ देखते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स बाय सिक्रेटिंग ACTH. ACTH is mainly concerned with the regulation of cortisol secretion and play important role, only minor role in the regulation of mineralocorticoid. ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉर्टिसोल के सिक्रेशन को सबसे पहले मेंटेन कौन कराता है, उसको रेगुलेट ACTH. बाकी पर उसका माइनर रोल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह पे माइनर रोल है उसका. ठीक है, मेजर रोल किस पर है, कॉर्टिसोल पर. ये बात आपको याद रख लेनी है, कॉर्टिसोल पर, है ना. सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है, ACTH इज सिक्रेटेड बाय बेसोफिलिक क्रोमोफिलिक सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. तो आपको मैंने बताया भी था, दो तरीके के होते हैं, एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक सेल. दो तरीके का डिवीजन था, या तो उस बेसिस पर कर दो, या हार्मोन्स के बेसिस पर कर दो, या पिट्यूटरी के डिवीजन के बेसिस पर कर दो. केमिस्ट्री की बात करें या हाफ लाइफ की, तो ACTH इज सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड विद 39 अमाइनो एसिड्स. डेली आउटपुट ऑफ हार्मोन इज 10 माइक्रोग्राम एंड 10 नैनोग्राम. एन है ये, हाँ ठीक है, माइक्रो नैनोग्राम, एंड द कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज 3 नैनोग्राम पर डेसीलीटर. हाफ लाइफ ऑफ ACTH इज 10 मिनट. कितनी है हाफ लाइफ, तो 10 मिनट. कितना कम टाइम में ये अपना एक्शन दिखा देता है. ठीक है, सिंथेसिस देखते हैं इसका बनता कैसे है. तो ACTH इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ प्रोटीन कॉल्ड प्री-ओपियोमेलेनोकॉर्टिन. POMC याद कर लो, प्रो-ओपियो मेलेनोकॉर्टिन. along with ACTH, the POMC gives rise to some more high product like, इसके अलावा कुछ और बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जैसे कि बीटा लाइपोप्रोटीन, गामा लाइपोप्रोटीन एंड बीटा एंडोर्फिन्स. टू मोर बाई प्रोडक्ट्स नेमली अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अल्फा MSH, and beta melanocyte stimulating hormone, that is beta MSH, are also secreted in the animals. However, MSH activity shown by ACTH in other byproduct from POMC is human being. ठीक है, MSH activity कौन करता है, MSH activity is shown by ACTH and other byproducts from POMC in human being. तो एनिमल्स में तो ये मेलानोसाइट MSH वगैरह निकलते हैं, लेकिन हमारे केस में ये MSH वाली एक्टिविटी कौन करता है, ACTH खुद ही करता है इस काम को. ठीक है, एक्शन. ACTH इज नेसेसरी फॉर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. इट हैज अदर फंक्शंस आल्सो. तो क्या कराएगा, ग्लैंड को मेंटेन कराएगा, उसकी इंटीग्रिटी को, और उससे सिक्रेटरी पार्ट को भी फंक्शनल होने के लिए स्टिमुलेट करेगा. अब देखते हैं एक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. एक्शन ऑफ ACTH ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड वेस्कुलाइजेशन ऑफ जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. इन हाइपोफाइसेक्टोमी यानी कटिंग ऑफ पिट्यूटरी, दीज टू लेयर्स इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर एट्रोफिड, मतलब ये नॉन फंक्शनल हो जाती है, यहाँ के सेल एट्रोफिड हो जाते हैं. कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू प्रेग्निनोलोन which is precursor of glucocorticoids. Thus adrenocorticotropic hormone is responsible for synthesis of glucocorticoid के बनने में, रिलीज होने में, दोनों में ही काम होता है. यानी कन्वर्जन में, रिलीज होने में, मेंटेनेंस में, दोनों में काम होगा. प्रोलोंगेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्शन ऑन वेरियस सेल. अदर नॉन एड्रिनल एक्शन ऑफ ACTH यानी एड्रिनल के अलावा, एड्रिनल ग्लैंड के अलावा और क्या एक्शन हो सकते हैं वो देखते हैं. मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से फैट को मोबिलाइज कराना. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आपको पता ही क्या है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. MSH बाई प्रोडक्ट बनता था POMC से, तो ACTH शोज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट. इट कॉज डार्कनिंग ऑफ स्किन बाई एक्टिंग ऑन मेलानोफोर्स विच आर क्यूटेनियस पिगमेंट सेल कंटेनिंग मेलानिन. तो हमारी स्किन में जो मेलानिन कंटेनिंग सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेलानोफोर्स,
है ना। क्यूटेन माने स्किन, क्यूटेनियस पिगमेंट सेल होते हैं, उनके अंदर ये मेलेनिन को मेंटेन कराता है। क्लियर। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसीटीएच का मोड ऑफ एक्शन क्या है वो देखते हैं। एसीटीएच एक्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, देख लिया सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू ये भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, साइक्लिक एएमपी। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी का रोल तो देख लिया हमने एसीटीएच का, अब हाइपोथैलेमस का रोल भी देख लेते हैं और फिर फीडबैक कंट्रोल कैसे करता है वो। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कोर्टिसोल सिक्रीशन बाय कंट्रोलिंग द एसीटीएच। ये एसीटीएच को, एसीटीएच किसको, कोर्टिसोल सिक्रीशन को। तो अब हमें देखना है एसीटीएच कैसे कंट्रोल होता है। तो बाय कंट्रोलिंग द एसीटीएच सिक्रीशन थ्रू कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या सीआरएफ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन भी बोलते हैं, मैंने बोला था आपको, कहीं पर फैक्टर लिखा रहता है। सीआरएफ रीचेज द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल ब्लड वेसल, ब्लड के थ्रू पहुंचता है ये सीआरएफ एंड स्टिमुलेट द कोर्टिकोट्रोप्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड कॉज सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसीटीएच। और क्या रिलीज करवाता है, एसीटीएच। CRF secretion is induced by several factors such as emotions, stress, trauma, circadian rhythm। समझ में आ गई बात। ये इन सारे फैक्टर्स को क्या कराता है, सिक्रेशंस को, सारे फैक्टर्स को इंक्रीज कराता है। किस कंडीशन में, सॉरी इंक्रीज नहीं कराता, कहने का मतलब इसका ये है कि ये सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे इमोशंस, हमारे स्ट्रेस, हमारा ट्रॉमा, सर्केडियन रिदम यानी सोने जगने की जो साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल होती है, ये सारी चीजें इंड्यूस करती हैं सीआरएफ सिक्रीशन को, स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से ये जो सीआरएफ सिक्रीट हुआ ये कॉज करता है रिलीज ऑफ एसीटीएच विच इंड्यूस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन। तो ये इस तरीके से मेथड पे काम करता है, फीडबैक मेथड पर। तो अब देख लेते हैं फीडबैक कंट्रोल क्या है, कैसे फीडबैक चलता है। कॉर्टिसोल रेगुलेट इट्स ओन सिक्रीशन थ्रू नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ CRF फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड ACTH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, किस तरीके से है वो डायग्राम में देख सकते हैं हम 17.7 में। इसको अभी देखेंगे, इससे पहले इस पॉइंट को और खत्म कर लें। ठीक है, सर्केडियन रिदम ऑफ ACTH क्या है। ACTH सिक्रीशन फॉलो सर्केडियन रिदम, चैप्टर सर्केडियन रिदम जहां हम डिस्कस करेंगे वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इसको भूल जाइए, कौन सा चैप्टर है, क्या है, कुछ नहीं पता हमको। ठीक है, मतलब इट वेरीज इन डिफरेंट पीरियड ऑफ द डे, है ना। दिन रात की जो साइकिल होती है, हर टाइम लाइट का इफेक्ट और हमारे सोच का जो इफेक्ट है, जो हम सोचते हैं कि अब हमें सोना है, अब हमें खाना है, अब हमारा टाइम हो गया, तो ये जो टाइम जैसी चीज जो हम घड़ी के हिसाब से चलते हैं वो सर्केडियन रिदम होती है एक तरीके से हमारी। द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ बोथ ACTH एंड CRF इज हाई इन द मॉर्निंग एंड लो इन द इवनिंग। हाइपोथैलेमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्केडियन फ्लक्चुएशन ऑफ ACTH सिक्रीशन। और यहाँ पर भी किसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा हमें, हाइपोथैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हाइपोथैलेमस को ये कंट्रोल करेगा, तो देखिए क्या क्या कंडीशंस थी जब होता था, इमोशन हो, स्ट्रेस हो, ट्रॉमा हो, ये सब सर्केडियन रिदम को हमारी को डिस्ट्रेस में आएंगी। इसकी वजह से कौन स्टिमुलेट होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कराएगा, CRF किसको कराएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी किसको कराएगा, ACTH एक्ट करेगा किस पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल की लेवल ज्यादा बढ़ने लगेगी तो ये फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा। और अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इसके पिताजी को देगा, नेगेटिव इनको देगा। ठीक है, तो मतलब हर लेवल पर ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। तो ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चैप्टर खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हुआ, नॉट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो लास्ट वीडियो है वो है एड्रिनल सेक्स हार्मोन, जो तीसरा हार्मोन था हमारा एड्रिनल ग्लैंड से, है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड से तीसरा हार्मोन जो था वो था एड्रिनल सेक्स हार्मोन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके जो हमारे डिसीज हैं या कहते हैं डिसऑर्डर या अप्लाइड फिजियोलॉजी वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा रेस्ट लीजिए, उसके बाद पढ़िए। थैंक यू।